आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। किशनगढ़ वालों, केवल एक बार बोल रहा हूं, ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दो, क्योंकि आपकी तालियां वही काम करेगी किशनगढ़ वालों जो किशन की तालियां किशन की बांसुरी गोपियों के लिए करती थी। वाह वाह वाह। समृद्ध मंच है, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी ने बहुत अच्छी टीम जुटाई है। अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, कह रहे थे कि कविता बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जब पहली बार पैदा होता है, उसका भरण पोषण जो होता है वो कविताओं से ही चालू होता है। चाहे वो नन्ना मुन्ना राही हो, चाहे वो मछली जल की रानी हो, चाहे वो बंदर मामा पहन पजामा ठुमक ठुमक ससुराल चले, और जब मरता है तब भी कविता आती है। लोग बाग अपने कंधे पे उठा लेते और कहते हैं राम राम सत्य है। वाह। डॉक्टर मंजू राठी जी, मैं आपकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप पूरे पांडाल में एकमात्र महिला शक्ति हैं, प्रेरणा दीदी के बाद में, और आपको देख के शायद चौथी पंक्ति के दूसरे श्रोता थोड़े से जल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी शॉल घूंघट की तरह ओढ़ रखी है। मैं आपके नारी बोध को प्रणाम करता हूं भाई साहब। आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मंजू राठी जी डॉक्टर होने के साथ साथ LLB भी उन्होंने किया है, वकालत भी उन्होंने पढ़ी है। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ये नई बात मालूम पड़ी कि वो लिखती भी है। अच्छा ये नई बात मालूम पड़ी कि उनका उपन्यास भी आ रहा है। हम सब टेंशन में थे कि ऐसा नहीं हो क्या अग्रवाल जी उस माइक से बोल दे कि ये नई बात मालूम पड़ी कि इस कवि सम्मेलन का संचालन आदरणीय डॉक्टर मंजू राठी जी करेंगी। और अगर ऐसी ताली बजानी हो तो मेरे ऊपर और खुद के ऊपर बिल्कुल भी एहसान मत करो। बजानी हो तो एक बार जोरदार बजा दीजिए, क्योंकि कहते हैं मित्रों, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सब कुछ मुमकिन है इस धरती पर, एक बस उसकी मेहरबानी चाहिए। रहने दो, अपने से नहीं हो रही, बहुत टाइम ताकत लगानी पड़ रही है। मैं समझ गया है जितने पुरुष बैठे हैं सब अपने घर से पड़ोसनों की कसम खा के आए हैं कि कवि सम्मेलन में जाएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। तो आप आपकी पड़ोसन की कसम पर कायम रहे। भाई साहब ने कहा कि इस सिंगल चेचिस आदमी को सुष्मिता सेन ने गले लगाया। भाई साहब नसीब अपना अपना। अब आपको देख के अगर कंडे बीनने वाली भी भाव नहीं दे रही है तो इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं। मैं केवल 5-10 मिनट इन बड़े कवियों की भूमिका में खड़ा हूँ। आदरणीय ये मंच अशोक भाटी, कमलेश जी और अतुल ज्वाला तक पहुँचेगा। पहले मैं जब कविताएं नहीं करता था डॉक्टर साहिबा, तो मैं पढ़ाता था। मैंने एक बच्चे को कहा, मैंने कहा बड़ा होके क्या बनेगा? तो बोले कुछ नहीं। मैं समझ गया भारत का नाम रोशन करेगा और ये केजरीवाल बनेगा। मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा तू क्या करेगा? बोले सर मैं बड़ा होके चांद पे जाऊंगा। मैंने पहले वाले को टोका, मैंने कहा देख कुछ सीख इससे, ये बड़ा होके चांद पे जाएगा। वो तुरंत बोला, बोले ढंग से इसके बाप पे तो गया नहीं। चांद पे क्या खा गया? मुझे समझ में आ गया कि मेरे बस की नहीं है, तो मैं पर्यावरण विभाग में चला गया। भाई साहब आप दोनों पास पास बैठे थे, फिर दूर हो गए। यही मनमुटाव हो गया क्या? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं पर्यावरण विभाग में गया तो विश्व पर्यावरण के दिन मजे ले लेना, मैं बिल्कुल मस्ती का और आनंद का व्यक्ति हूं, ज्यादा टेंशन की बात आपसे करूंगा नहीं। मैं आप लोगों को केवल एक बात बताना चाहता हूं, हर जगह टेंशन है, लेकिन आप लोग टेंशन में बिल्कुल मत रहिए। आपके थके हुए चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए आदरणीय अग्रवाल जी और डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे ने इतनी अच्छी टीम बनाई है ताकि आपके चेहरों पर मुस्कान आ सके। टेंशन देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदारी काफी है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे ही मैं पर्यावरण विभाग में नौकरी करने गया, सबने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पौधे लगाए, मैंने भी लगाए। मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले गए। 4 तारीखें हो गई है, मजिस्ट्रेट साहब को समझा समझा के थक गया हूं कि भाई साहब गांजे और भांग के पौधे भी तो पौधे ही होते हैं। मैं हकीकत बात बता रहा हूं आपको, सरकार किसी की भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ एक ही चीज से टेंशन है। मित्रों देखिए, ये तो तालियां बजाने का हम लोग आपसे बोलते हैं ना, वो केवल और केवल आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। और ये मोहब्बत अगर हम तक पहुंचेगी तो हम पूरे देश और दुनिया की यात्रा करेंगे।
मैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे टेलीकास्ट होने वाले इंडिया लाफ्टर चैंपियन का फाइनलिस्ट हूँ। पूरे भारत में 5 उस फाइनल में ग्रैंड फिनाले में पहुंचे थे, उनमें से एक आपके सामने खड़ा है। और किशनगढ़ वालों, मैं ये मानता हूं कि उस फाइनल में मैं नहीं पहुंचा। उस फाइनल में ये हिंदी वाचिक परंपरा का मंच का स्वाभिमान पहुंचा। उस फाइनल में मां शारदे की कृपा पहुंची। उस फाइनल में इन सब कवियों का प्यार पहुंचा। उस फाइनल में आप जैसे हजारों लाखों श्रोताओं की दुआएं पहुंची। मैं दोनों हाथ उठा करके आपको प्रणाम करता हूं। डॉक्टर मंजू राठी जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रही हैं। हम लड़कों ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं बस आज आपसे एक ही बात, और मैं बोल रहा हूं, ये जितने पुरुष बैठे हैं अगर मेरे साथ हो जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने पुरुषों के बीच में पुरुषों की बात करी है। हमारी बात कोई भी नहीं करता। सरकार कैंपेन चलाती है जिसको मोहतरमा आगे बढ़ा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी। क्यों? मतलब हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बेके आए हैं? डॉक्टर साहिबा, हमको घर वालों ने यूट्यूब से डाउनलोड करा। मेरी छाती पे सांप लौटते, हम बेचारे पुरुष इतने भोले होते हैं, हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते। हम बहुत खूबसूरत पैदा होते हैं, लेकिन हमारे घर की जो बुजुर्ग महिला होती है ना, उनसे हमारी खूबसूरती देखी नहीं जाती। आदरणीय कमलेश जी भाई साहब, बच्चों की, लड़कों की खूबसूरती घर की बूढ़ी महिलाओं से नहीं देखी जाती। जहां बच्चा 4, 5, 6 महीने का हुआ, मई और जून की चिलचिलाती गर्मी में वो गरम गरम सरसों का तेल करके लाएंगी और जो मालिश करना चालू करेंगी। मेरे को समझ में नहीं आता है, लड़के को बड़ा करना है कि लट्ठे बना के पुलिस विभाग को देना है। और पुलिस विभाग, जैसा कि आदरणीय देवेंद्र भैया ने बताया, पुलिस विभाग ने हमारी इतनी सेवा करी कोरोना काल में। आए है वैक्सीन से पहले तो इन्होंने अपने एक एंटीवायरस को सरसों के तेल में स्कैन करके जगह विशेष पे जो टैटू बनाए हैं। आदमी घर से बेसन लेने निकलता था, सूजी लेकर घर लौटता था। कल समझ के हंस लेना, मेरे जल्दी नहीं है। हाँ। फिर ये नारा आगे ले गए, बेटी पढ़ाओ। हम जानते हैं कि राजस्थान ने बहुत सारी वीरांगनाएं दी है। पद्मावती आपके वहां हुई, हाड़ी रानी आपके वहां हुई, लेकिन आज की महिलाओं में ज्यादा ताकत नहीं है। आप भरोसे मत बैठना, पुरुष ताकतवर है। आदरणीय प्रेरणा ठाकरे जी ने बोला था, मैं बता रहा हूं, मैं आपको सिद्ध करके जाऊंगा डॉक्टर साहिबा। प्रेरणा ठाकरे ने बोला था कि आप एकमात्र हैं जो नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं एकमात्र हूं जो पुरुष की सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं बताता हूं मोहतरमा कि मैंने ये क्यों कहा कि आज की नारी में शक्ति नहीं है। क्योंकि जब हम लड़के किसी सलून से दाढ़ी कटिंग बना के आते हैं, सेन भगत की दुकान से, तो बारीक टिप्पणी, किशनगढ़ वालों अगर टिप्पणी समझ गए तो उछल जाओगे। महिला पुरुष जब कभी किसी सलून से, सेन भगत की दुकान से दाढ़ी कटिंग बनाकर आता है, घर आते ही सबसे पहले नहाता है किसी महिला में इतनी ताकत कि वो ब्यूटी पार्लर से आए। तालियां आपकी कमजोर है, मैं पुरुषों के समर्थन में बात करना चाह रहा हूं। फिर ये नारा आगे ले गए, बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों पढ़ाओ? तो डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे ने मेरे कान मरोड़े, बोले नालायक, बदतमीजी मत करा कर। मैंने दीदी मैंने क्या बदतमीजी करी? तो अतुल जी ने बोला नहीं बदतमीजी। मैंने कहा भाई साहब क्या करी? तो इन्होंने कहा बेटा, इस देश में अगर एक लड़की पढ़ लेती है ना, तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। वाह, ताली आप लोगों ने गलत जगह बजाई। उस एक के पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं, वाह वाह, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और आदरणीय चतुर्वेदी जी ने, भाई साहब आपने बात करी थी ना कविता की, मैं बोल रहा हूँ बचपन से कविता में रहते हैं। इन बच्चों को सुलाते हैं ना, कविता सुना के सुलाते हैं। परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे और लड़कों को धमकी देकर सुलाते, सो जा नहीं तो पीपल वाला भूत आ जाएगा। मैंने अच्छा, उसके नसीब में राजकुंवर, हालांकि शादी उसकी जेठालाल से ही होनी है और वो ताड़ेगा बेचारा बबीता कोई। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोगों के साथ इतना अन्याय और अत्याचार होता है। बच्चा पैदा, आप देखो पैदा होते से ही लड़के और लड़की में भेदभाव चालू। किसी लड़की का जन्म हो,
फोन करके उसके पिता को, महेश बधाई हो बेटा, बधाई, तेरे घर पे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। आपने कभी सुना है किसी ने फोन करके बधाई दी हो, महेश बधाई हो, तेरे घर पे भेरू महाराज ने अवतार लिया है? तालियां आप लोगों के कमजोर है, मैं पुरुषों के हक की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, वो बच्ची क्लास में पढ़ाई जाने वाली जिंदगी में पहली कविता, उससे मेरे को सख्त ऐतराज है। मछली जल की रानी है। ये मछली क्यों? केवल आप देखो ध्यान से उस तालाब में, उसमें केकड़े, झींगे, मेंढक, कछुए सब होंगे, लेकिन मछली जल की रानी। और सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय करते हैं। सही है ना भाई साहब? आपकी भी स्थिति वही है घर पे जो मेरी है। कवि सम्मेलन में वही बैठे हैं, मैं समझ गया इतने सारे पुरुष रात को 1:30 बजे यहां बैठे हैं, मतलब घर पे तो आपका भी मामला ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिनों बाद वो आने वाला है करवा चौथ, उसके ही जुगाड़ में लगे हो। सारे त्योहार है ना भगवान ने महिलाओं के लिए बनाया आदरणीय। आप देखो मतलब सुबह से लेके मेरी बीवी हर करवा चौथ पे मेरा दिमाग खाती है, मैं तो तुम्हारे लिए भूखी रही, मैं तो, और मैंने कहा तूने मेहंदी बनवाई, तूने साड़ी खरीदी, तेरे को मैंने मोबाइल ला के दिया, महंगे होटल में चांद देखने के बाद खाना खिलाया, 10,000 रुपये लगे मेरे को। तेरे एक दिन भूखे रहने का बिल मेरे को 10,000 रुपये में फटा है। तू मेरे को 4,000 रुपये दे, मैं तेरे को 3 दिन भूखा रह के बताता हूँ। वाह वाह, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ इस कारण से। मेरे छाती पे सांप लौटते भाई साहब, हम पुरुषों ने, और हम पुरुष बहुत भोले होते हैं। मैं पुरुष के भोलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण देना चाहता हूँ। एक पुरुष ही पुरुष का दर्द समझ सकता है, महिला नहीं समझ सकती। मैं इसी बात पे था कि इस संसार में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन यानी ननद से प्यार नहीं कर सकती, कोई नहीं करेगी, एक पुरुष ही होता है। जिंदाबाद पंडित, जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली से है। इसका उदाहरण दूं और आपको डिटेल में? हाँ। आप देखो उदयपुर या जयपुर या अजमेर के किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई 80 साल के बुजुर्ग एडमिट है, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, रिश्ते पहचानना छोड़ दिया, 4-5 दिन हो गए, होश नहीं आ रहा, कोई आता है हिलाता है, ताऊ जी तो उठते नहीं है, चाचा जी नहीं उठते, मौसा जी नहीं उठते, कान में एक आवाज पड़ती है, जिया जी, ओ जिया जी। मृत पड़े शरीर में प्राणों का संचार होने लगता है, धीरे धीरे आंखें खुद, कौन सरला? हाँ जी। फतेहनगर वाली सर, जिस आदमी को 4 दिन पहले रिश्ते याद नहीं थे, उसको गांव तक याद आ जाता है। कहाँ लेने जाओगे इतना सादा जीवन, उच्च विचार भाई साहब। एक सफेद शर्ट एक काली पैंट में पूरा जीवन पुरुष निकाल देता है। महिलाओं के ब्लाउज में इतनी वैरायटियां है ना, ये टुक्की वाला, ये प्रिंसेस वाला, ये गोल गला, ये दिल शेप का, ये स्लीवलेस। भाई साहब लटकन यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, यहाँ आंटी 53 साल की हो गई, आप किसको लटकाना है? आपको, आप खुद लटक रही हो। भगवान कसम खा के बोल रहा हूं, मेरी छाती पे सांप लौटते हमारे साथ में, जगह जगह अत्याचार कर। किससे बोलूं भाई साहब किससे बोलूं? मेरी छाती पे सांप। मैं आप बहुत धन्यवाद, वो धनाढ़ लोग हो, आप बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आप घर पे जाते हो, आपको आपकी पत्नियां खाना परोसती है, मेरे को डाला जाता है। मैं जैसे ही घर जाता हूं, मेरी बीवी मेरे को खाना ऐसे बताए। रात को 2:30 बजे कवि सम्मेलन के बाद घर गया, खाना ऐसे ही। मैंने कहा कैसी सूखी रोटी दी यार, इस पे घी लगा दे थोड़ा। बोले जैसी दिए वैसी खा लो, घी भी नहीं मिलेगा, वैसे भी चोरों को और कुत्तों को। आप हंस रहे हो भाई साहब, वो सूखी रोटी दे रही है मेरे को, आप हंस रहे हो। मेरे को गुस्सा आया, मेरा हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल फेंक के मारा, उसके हाथ में बेलन था, उसने बेलन फेंक के मारा, इधर लगी जोर से, गुम्मा उचक गया। हमारे वहां यही बोलते हैं, स्वॉलन हेड हो गया, गुम्मा उचक गया।
तो मुझे और भाई साहब को, अतुल जी को दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी कवि सम्मेलन के लिए। तो जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर गया, इन्होंने मेरे को देखा, ओ पंडित ये क्या हुआ? मैंने, भाई साहब आपकी बहू ने बेलन फेंक के मारा गुम्मा मुझे। तो ये तुरंत बोले इस पे घी लगा। तालियां कमजोर है आप लोगों की। पंडित जिंदाबाद। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आदरणीय अतुल जी, अगर घी होता तो ये गुम्मा नहीं होता। और ऐसा कहते हैं ना, महिलाएं भोली होती है, गलत फहमी मत लेना। मुझे मालूम है एक आंटी वहाँ हमारे मुंबई में चेंबूर में रहती थी, वो इतनी बड़ी टीकी लगाती थी, ऐसा लगता था किसी ने 10 का कलदार चिपका दिया। मैंने, आंटी इतनी बड़ी बिंदी क्या जरूरत है? बोले वो माँ कह के गई है कि पति की आयु बढ़ती है। थोड़े दिन बाद बिंदी छोटी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बीमार है यार। थोड़े दिन बाद बिंदी जब और छोटी हुई, मैंने कहा आंटी आईसीयू में चले गए। थोड़े दिन बाद बिंदी इतनी बारीक, ऐसा लगता था इंग्लिश का सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगाया हो। मैंने कहा आंटी अब डॉक्टरों ने कह दिया इनको घर लेके चले जाओ भैया, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं परेशान हो गया। बढ़िया। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा आप धैर्य रखिए आंटी जी, भगवान ठीक करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वो 15 दिन बाद मेरे को पटना रेलवे स्टेशन पे मिली बिंदी फुल साइज में, खुश हो गया। मैंने कहा आंटी बधाई, लगता अंकल ठीक हो गए। बोला काय का, वो तो कब के निपट गए, मैंने ही दूसरा ब्याह कर लिया। अरे सर, सादा जीवन उच्च विचार में बोल रहा हूँ ना। एक सफेद शर्ट एक काली पैंट में पूरा जीवन निकाल देता है आदमी। शादी के 10 दिन बाद मैंने गलती से शैम्पू की जगह कंडीशनर लगाया। मैं रात भर टेंशन में, मैंने एक्सपायरी डेट का था यार, झाग तो आई नहीं इसमें। और पुरुष कितना भोला होता है, मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ। अभी जैसा कि जिक्र हुआ, कोरोना में बहुत सारी हानियां हुई, लगभग हर व्यक्ति के परिवार में हुई। मेरा एक दोस्त नारायण, उसके पापा भी शांत हो गए, उसकी मम्मी भी शांत हो गई और उसकी घरवाली भी शांत हो गई। वो पापा शांत हुए, 8 दिन रोया। उसकी मम्मी शांत हुई, वो 12 दिन रोया। 1.5 महीना हो गया, उसकी बीवी शांत हुई और रोना बंद ही नहीं करे। मैं उसके पास गया, मैंने कहा देख भाई, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, नियति ने बहुत बुरा किया है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ा, ऊपर वाले की मर्जी। और तू पक्का जोरू का गुलाम है रे। तेरे पिताजी गए, 8 दिन रोया, माताजी गई 12 दिन रोया, बीवी के जाने पे तू 1.5 महीने से। बोले इन गांव वालों की वजह से रो रहा हूँ भैया। मैंने, गांव वालों ने क्या करा तेरे साथ में? बोला भैया जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो 8-10 बुजुर्ग आए, उन्होंने बोला बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरे बाप जैसे ही है। बढ़िया बढ़िया। माताजी शांत हुई तो उन्होंने बोला, बोले बेटा 4-5 महिला आके कहने लगी तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसी है। आज 1.5 महीना हो गया है। बढ़िया है हिमांशु, बहुत बढ़िया। एक ने आके ये नहीं बोला तू धीरज रख, हम तेरे लिए दूसरी ढूंढ देंगे। मार्बल वालों हो, आप मार्बल वाले हो लेकिन फिसलो मत। और एक बात ध्यान रखो, मैं पुरुषों के समर्थन में हूं, रात भर पुरुषों के हक की बात करूंगा, क्योंकि हमारे हक के लिए कोई नहीं लड़ रहा। मुंबई में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने मेरे बारे में छापा, हिमांशु बवंडर नथिंग बट द ह्यूमिलेशन फॉर विमेन। मैं महिलाओं की बुराइयां नहीं करता हूं डॉक्टर साहिबा, ये बात अलग है कि मैं पुरुषों की तारीफ करता हूं। हमारे लिए कोई करे नहीं। मंच से कवित्रियां बोलती है, बहुत भेद की बात बता रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए, अपनी अपनी पत्नियों को सुनाइएगा। और ये आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यूट्यूब पे बिल्कुल मत डालना, मेरा सोनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, आपको स्ट्राइक पड़ जाएगी। ये मंच से बातें होती है, मंच से बातें करते हैं कि जब इन नालायक बेटों ने घुटने टेके तो ये साक्षी और सिंधु देश की बेटियां थी जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के। वाह वाह। ये कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बनकर चांद पे गई, देश का मान बढ़ाया, चांद पे तिरंगा झंडा लहराया। मैं मानता हूं इस चीज को, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखो, साक्षी और सिंधु के जितने भी कोच थे वो सब के सब पुरुष थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के जितने भी मेंटर थे इसरो में और नासा में, वो सब पुरुष थे। डॉक्टर साहिबा, मैं सिर्फ ये बात इसलिए बताता हूं कि अगर महिला पुरुष की बात सुने, अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए,
और उस बात पे अमल करे तो चांद तक भी जा सकती है। नहीं तो हर साल झोला उठा के राखी पे मायके जाओ। और हमारे साथ सबसे ज्यादा घोर अपमान और सबसे ज्यादा भेदभाव कौन करता है पता है? ये विज्ञापन वाले। अग्रवाल साहब, पुरुष के साथ में विज्ञापन वाले इतना वो करते हैं भेदभाव, झरने के नीचे एक लड़की मिलाते हैं, पीछे से गाना बजता, सुनहरा बदन हल्दी चंदन मैं हूं नीमा संडल। मतलब आपको किसने बोला हम लड़के मिट्टी से नहाते हैं? लड़कों को साबुन की जरूरत नहीं पड़ती। सारे विज्ञापन महिलाओं के लिए, साबुन का, पाउडर का, क्रीम का, डिओड्रेंट का, बच्चों के डायपर बेच रहे हैं महिलाओं की वजह से। पुरुषों के लिए कौन सा विज्ञापन? एक अधेड़ उम्र के अंकल इतनी मोटी तोंद आधा गंजा सिर लेके स्क्रीन पे आते हैं, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। हमारे लिए ये विज्ञापन है। खुजली को दांत खाद खुजली से निजात पाए 15 दिनों में, हमारे लिए ये विज्ञापन है। एक दरवाजा खुलता है, वो लड़की रिश्तेदार के पैर छूती, दूसरा तीसरा चौथा पांचवें में करती आ कमर, पीछे से आवाज मुंह आह से आह तक। हम लड़कों की कमर भगवान ने वंडर सीमेंट से बना के भेजी। हमको क्या कभी कमर में दर्द नहीं होता? और इन लड़कियों को बिगाड़ा किसने मैं बताऊं आपको? इनके पिताओं ने। आजकल की लड़कियों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके पिताओं का है। जरा सा कुछ होता नहीं, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़के का छतों का जाला साफ करने के लिए पटके घर में। मेरे पिताजी का अतुल भैया दिन भर एक ही काम, जा धनिया लिया, नींबू लिया, ये बड़े लोग घर पे आए हैं, चाय बनानी, दूध ले। मेरे को डाउट होता है, मैंने इस आदमी की औलाद हूं, डिलीवरी बॉय हूं यार। एक दिन मैंने मेरे पापा से कहा, मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूं आपको? दीदी नहीं दिखती है, ये भी इतनी मस्ती करती है। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग मारा, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। ये कौन सी बात? छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूं हम लड़कों को भी भेज दो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है, ये हम भी बताएंगे। वाह 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 पंडित। अगली बात अगर अच्छी और सच्ची लगे तो आपकी तालियां उठे। आप सब पुरुष हो, समाज में रहते हो, एक उम्र को जिया है आपने, एक अनुभव को जिया है। डॉक्टर साहिबा इसीलिए बोलता हूं कि एक समय वो था जब घर के बुजुर्ग खांसते थे, घर की बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज घर की बहुएं खांस देती है, बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। दूसरी बात पूरे दावे के साथ करता हूं सर, हम लड़कों के ऊपर चलते हुए समाज इल्जाम लगा देता है कि वो बदतमीज नाकारा नालायक लड़का है जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया है। इस भारत में एक ऐसा कुंवारा लड़का बता दो जिसकी शादी नहीं हुई हो और उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर। वाह वाह वाह, कमाल है। हम कहां से चले थे, कहां आकर के रुक गए। हमने हमारी संवेदनाएं कैसे बदल दी, हमने हमारी मानवता कैसे बदल दी। मैं 8 पंक्तियां पढ़ता हूं शुद्ध रूप से कविता की। स्वागत स्वागत, बढ़िया, बहुत अच्छा है। आदरणीय चतुर्वेदी जी शायद 2-4 कविताएं और लिखने गए हैं। हाँ, 6 तो पेपर लेके आए थे। आपको जानकर के हर्ष होगा कि वो डायरी घर पे ही भूल के आए थे। वो अगर आपको कल मिले तो आप उनसे कह दीजिएगा कि हिमांशु ने भी कविताएं सुनाई और वो अच्छा करता है। अच्छा कर रहा हूं ना मैं? एक बार तालियां बजाओ, इसलिए बजाओ मित्रों क्योंकि कहते हैं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। वाह वाह वाह। हम जनता की पुकार मुंबई में या बेंगलोर में हजारों लाखों की भीड़ में कविताएं सुनाते हैं। हमें वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि जब हम भीड़ को कविता सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कौरवों को कविता सुना रहे हैं। आज जब हम नीड़ में बैठे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम पांडवों के बीच में कविता सुना रहे हैं। वाह वाह वाह, कमाल है पंडित। मैं आप लोगों को एक छंद सुनाना चाहता हूं कि हमने हमारी मानवता, हमने हमारी सभ्यता कहाँ खोई, कि शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं,
बंदे हाथ खुलेंगे कविता के सम्मान में, मुझे अच्छा लगेगा। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। सिद्ध दृष्टि आजकल गिद्ध दृष्टि हो गई है, नेत्रों में लेंस की चमक लगवाते हैं। गरीबों की गरीबी का बनाते हैं उपहास, दिखाने को दांत में कनक लगवाते हैं। और पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूदों का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूदों का, फिर और मैं आपको अभी भी एक बात कह रहा हूँ, पुरुष बहुत भोला होता है, हमसे ज़्यादा भोला कोई नहीं है संसार में। मैं आपको एक एक प्रमाण देना चाहता हूँ। पिछले दिनों भाई साहब मेरे ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा जी क्या बला छोड़ रखी, छाती पे पैर तनी रहती है। उधर से मेरे ससुर जी इमोशनल हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोच। मैं तो इसकी भी माँ के साथ निभा रहा हूँ। बड़ा खतरनाक आइटम है भाई, अगली बार बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात पूरे हौसले और विश्वास के साथ कहता हूं कि हाँ, मरुस्थल में कहीं लक्ष्मी के रूप जैसी होती है, मरुस्थल में कहीं मीठे पानी के कूप जैसी होती है ये बेटियां, हाँ ये बच्चियां लक्ष्मी के रूप जैसी होती है। लेकिन मेरी दिक्कत यह है मित्रों कि ये रूप मेरे को मेरी बेटी में दिखाई देता है, मेरे ससुर की बेटी में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। उसमें तो मेरे को आज भी भवानी ही नजर आती है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, आदरणीय कमलेश जी, अर्जुन भैया, निशु भैया, एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं सर, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हम पैसे बहुत खर्च करते हैं। पुरुष बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता। 100 रुपए लेके सलून में जाएगा, 30 रुपए में पूरे चेहरे की दाढ़ी, 50 रुपए में सर के बचे कुचे बाल, बचे कुचे। भाई साहब आपका दर्द पता चला मुझे, बचे कुचे बाल, 20 रुपए बचेंगे ना, स्टेशन पे 4 दोस्त 5 रुपए कट के हिसाब से चाय पी लेंगे। महिलाएं 250 रुपए लेके ब्यूटी पार्लर जाती है, केवल आईब्रो बनवा के आती है। शुरू से ही रामदेव बाबा की बात चली, रामदेव बाबा से बड़ी योगाचारिणी होती है वो महिला जो थ्रेडिंग करती है। मानते हैं मैडम आप इस चीज को? जिन जिन पुरुषों को नहीं मालूम है मैं बताता हूं, दोबारा मौका मिलेगा नहीं, ध्यान से देखना कि थ्रेडिंग होती कैसे है। एक हाथ में तो वो गट्टी पकड़ती है जिसमें थ्रेडिंग का धागा होता है, दूसरा हाथ वायु मुद्रा में ऐसे, तीसरा छोर मुंह में, और इसके बाद वो जो कपाल भाती करना चालू करती है। पंडित मुंह उसका फिर भी बंद नहीं है। गुप्ता भाभी बड़े दिनों बाद तेरा सत्यानाश आया यार, तो तेरा काम कर यार। एक बारीक टिप्पणी दे रहा हूं किशनगढ़ वालों, पिछले दिनों मैं और अशोक भाटी जी एक सलून में गए, मैं वापस निकल गया, भाटी जी बोले तेरे को हजामत नहीं बनानी क्या? मैंने कहा नहीं। तो क्यों? मैंने कहा गांव से मेरे भाई का फोन आया है। तो उसने क्या बोला? उसने कहा है कि ताऊ जी की तबीयत खराब है। मैंने कहा 15-20 दिन रुक जाते हैं भाई साहब, उधर से अगर खबर आ जाए 6 महीने की छुट्टी, 6 महीने में 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं पड़े इस काम के लिए। और कहाँ लेने जाओगे इतना भोलापन? पुरुषों से ज्यादा भोलापन। मेरी छाती साफ लौटते हैं। आइए मित्रों, 2 छोटी कविता सुनाकर एक संस्मरण सुनाकर के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। बड़ी टीम खड़ी है, मैं इन बड़े लोगों की भूमिका में खड़ा हूं। स्वागत स्वागत। बस जैसा आप मेरे लाफ्टर पे ठहाका लगा रहे हैं, आपको अगर व्यंग समझ में आए आप तालियां बजा करके मेरा प्रतिसाद कीजिएगा। ये तालियां कुछ भी नहीं होती है, मैंने कहा मोहब्बत होती है। और मोहब्बत एक चीज बताता हूं कि अगर किसी से हो और निभा ना पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरी कर लो। क्योंकि इस देश में बहुत से लोगों को डर लग रहा है। आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है, किरण राव ने तलाक दे दिया। बाद में पता चला कि भारत से पहले इसको आमिर खान के साथ रहने में डर लग रहा था। 4 पंक्तियां अच्छी और सच्ची पढ़ता हूं, अगर आपको अच्छा लग जाएगा तो ये लोग समझ जाएंगे कि आप लोग कैसा सुन रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मोहब्बत के नाम पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और प्रयोग करना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि कविता के नाम पर आपके बंधे हुए हाथ खुले। ख्वाहिश पूरी हो न सकी तो यार
इबादत क्यों छोड़े। इको विको मत बढ़ाना इसका, ऐसा ही बहुत अच्छा है। ख्वाहिश पूरी हो न बस आपकी मोहब्बत के नाम, अंतिम लाइन में आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंचे, मंच तक पहुंचे। ख्वाहिश पूरी हो न सकी तो यार इबादत क्यों छोड़े। धोखे मिलते लाख सही पर यार सआदत क्यों छोड़े। जीभ के जलने पर हमसे ये चाय नहीं छोड़ी जाती। दिल के जलने पर हाँ बोलो यार मोहब्बत क्यों छोड़े। दिल के जलने पर एक छोटा सा संस्मरण और एक 1.5 मिनट की कविता अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। आपने बहुत प्यार से सुना, धन्यवाद। हम लोगों ने, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, हम लोगों ने क्या खोया है 75 साल में, वो मैं आपको बताता हूँ। 250 ग्राम जलेबी, शुद्ध व्यंग है, आप तक पहुंचेगा। शर्त यह है कि मेरे व्यंग समझने के लिए आपको एटलीस्ट 12वीं पास होना जरूरी है। आप व्यंग समझ गए, मैं समझ जाऊंगा कि यू आर ऑल क्वालिफाइड एंड लिटरेट पर्सन। 250 ग्राम जलेबी, आधा किलो इमरती, 45 रसगुल्ले, 58 गुलाब जामुन, 125 काजू कतली और 150 मक्खन बड़े निगलने के बाद नेताजी ने वेटर से पूछा, बता मीठे में क्या है। वाह वाह वाह। नेताजी ने वेटर से पूछा, बता मीठे में क्या है। तालियां आपकी कमजोर रह गई है, एक मौका और देता हूं। नेताजी ने वेटर से पूछा, बता मीठे में क्या है। वेटर घबराया, इसके पहले कुछ कह पाता। नेताजी ने फरमाया, बोले बेटा क्या तुझे एक बात की खबर है। वेटर ने डरते डरते पूछा, नेताजी क्या। नेताजी फुल कॉन्फिडेंस से बोले, मुझे शुगर है। वाह वाह वाह, क्या व्यंग है। नेताजी फुल कॉन्फिडेंस से बोले, मुझे शुगर है। वेटर घबराया, बोला नेताजी ऐसा करेंगे तो कब तक जी पाएंगे। शक्कर की बीमारी और इतना मीठा, समय के पहले मर जाएंगे। मित्रों, नेताजी का जवाब अगर आपने और हमने भोगा हो, और इस पंडाल में जो व्यक्ति कविता की आस प्यास और विश्वास लिए बैठा हो, एक हाथ खाली ना रहे। इल्तिजा इतनी, 30 सेकंड तक आपका प्यार मुझे दे दीजिएगा कि मैं इस माइक से अपनी जगह तक जाऊं, और अपनी जगह से इस देश में और इस विदेश में जहां पर भी जाऊं, मैं किशनगढ़ वालों का प्यार लेके जाऊं, मैं वो चिकना मार्बल लेके जाऊं, मैं वो सारी यादें लेके जाऊं, मैं वंडर सीमेंट की मजबूती लेके जाऊं, मैं आरके ग्रुप का आशीर्वाद लेके जाऊं। मित्रों, कहते हैं कि कुछ कहने कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं आप और हम, दशहरा मिलन समारोह के संयोग से बैठे हैं। और जितने बैठे हैं, एक बार जरा ताली बजाकर बता दे, इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। बस वो नेताजी का जवाब जो हमने और आपने भोगा। मंच पे स्वागत स्वागत। 30 सेकंड मेरे काव्य पाठ के। आप लोगों से भी निवेदन है कि आपकी तालियों से आशीष दीजिएगा। नेताजी, शक्कर की बीमारी और इतना मीठा, समय के पहले मर जाएंगे। नेताजी बोले, बेटा छोड़, हम धूर्तता में श्रेष्ठ, नीचता में उच्च, कायरता में प्रथम, ढोंग ढकोसले में महारथी, रंग बदलने में राजा, दल बदलने में गिरगिट, झूठ बोलने में अव्वल, मगरमच्छी आंसू के धनी, 400 बीसी के ध्वजवाहक, फरेब के दैत्यराज, मक्कारी के शिखर कलश, हरामखोरी के उदाहरण, घूसखोरी के अधिपति, विषैले सर्पों के अग्रज और चाटुकारिता के दिग्गज है। छोटी मोटी चीजों से डर जाएंगे क्या। और प्यारे, हम रेल, चारा, सड़क, पुल और ये देश खाकर नहीं मरे, तेरी मिठाई खाकर मर जाएंगे क्या।